सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। आई होप आपने इंग्लिश स्पीकिंग की सबसे पहली क्लास जो कि टाइम पे बेस्ड थी, आपने उसको देख लिया होगा। आज की क्लास दूसरे टॉपिक पे बेस्ड होगी, बट चूंकि कुछ क्वेश्चंस मैं हमेशा पिछली क्लासेस से पिक करूंगा ताकि मुझे पता रहेगा कि आपने पिछली क्लास को देखा भी है या नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने 8:30 बजा है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ 5:15 बजा है, 7:45 बजा है और 9:30 बजा है। अगर आपने पिछली क्लास को देख लिया है तो आपको पता होगा, और अगर आपने अब तक पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप इसको ऑब्वियस सी बात है कि नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सेंटेंस की 8:30 बजा है। अगर आपका इट इज 8:30 o'clock। अब ये क्यों 8 o'clock से बना है, तो इसके लिए आपको पिछली क्लास को जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। 5:15 बजा है, तो ये मान लीजिए स्टार्टिंग तो हमेशा 8 से ही होगी, तो ये भी आपका हो जाएगा इट इज। चूंकि 1:15 था तो इसमें हमें लगाना होगा क्वार्टर, तो ये हो जाएगा क्वार्टर और पास्ट 5 o'clock। तो यहाँ पे हम 5 o'clock कर देते हैं और ये सेंटेंस आपका बनकर कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही अगला सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है 7:45 बजा है। इसको आपको बताना होगा, तो कैसे बनाएंगे? इट इज 7:45 o'clock। ये सेंटेंस आपका बन गया, इट्स 7:45 है। आपको ऐसे सेंटेंसेस को देखने के लिए आपको पिछली क्लास को देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए इस तरीके से ऐसे 9:30 बनाना है तो आपको बन जाएगा इट्स 9:30 o'clock। चलिए अब आज की क्लास पे वापस आते हैं। तो पहले का काम आपको ये करना है कि प्लीज़ अगर आप क्लासेस को रेगुलरली देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी छूटती चली जाएंगी। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन यू हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। आपको स्टार्टिंग से सीखना है सो दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर डेली लाइफ, ताकि आप उन चीज़ों को डेली लाइफ पे इस्तेमाल कर पाएं। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं देयर का। एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आपको सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का पता होना बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट्स नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे एक मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, बाजार में बहुत भीड़ है। अब सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होता जैसे यह वह कुछ हमें दिखाई देता है तो हमें पता होता है कि यह सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है बाजार में बहुत भीड़ है, इसको हम कैसे बनाएंगे? कुछ सेंटेंसेस और भी होते हैं जो लगभग इसके सिमिलर होते हैं, जैसे आसमान में तारे हैं, या मैं बोलता हूँ कि आगरा में ताजमहल है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट्स नहीं होते। ध्यान रखिए, जिनमें सब्जेक्ट्स नहीं होते वहाँ पर कई सारे सेंटेंसेस में हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें देयर का इस्तेमाल करना होता है। अब ये चीज़ आती है कि अगर हमें मान लीजिए इसमें इट का इस्तेमाल करना है तो हमें कैसे पता होगा कि भाई हम यहाँ पे इट लगाएंगे, या अगर मान लीजिए हमें देयर का इस्तेमाल करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम देयर लगाएंगे? तो इसकी बहुत ही सिंपल सी आप डेफिनेशन है। आपको अगर ये पता करना है कि कौन से सेंटेंसेस है जहाँ पे आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से सेंटेंसेस है जहाँ पे आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस में आपको करना क्या होगा, जहां पर भी हम किसी भी चीज़ के कहीं पे होने या ना होने की बात करते हैं, ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ के कहीं पे होने ना होने की बात करते हैं, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बात किसकी की गई है? बात की गई है भीड़ की, और कहाँ पे है? बाजार में। तो हमें करना क्या है, हमें जिस भी चीज़ की बात की गई है, मान लीजिए भीड़ की बात की गई है, तो पहले सिर्फ हमें सेंटेंस बनाना है भीड़ है। तो अगर हमें सेंटेंस बनाना है भीड़ है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हमें देयर के साथ उस चीज़ को लिख देना है जिसकी बात की गई है। मान लीजिए हमें बोलना है कि भीड़ है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे देयर इज। अब बहुत के लिए हम लोग ह्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे भीड़ के लिए हो जाएगा क्राउड। तो ये बन गया सिर्फ सेंटेंस आपका कि भीड़ है तो देयर इज ह्यूज क्राउड। अब कहाँ है? बाजार में। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा इन मार्केट। अब इसी तरीके से अगर हमें कोई और भी सेंटेंस दिखाई देता है जिसमें हम किसी एक चीज़ के कहीं दूसरी जगह पे होने या ना होने की बात करते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी हमें सेम टू सेम चीज़ फॉलो करनी होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगरा में ताजमहल है। अब यहाँ पे देख लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है आगरा में ताजमहल है। अब आपको इस सेंटेंस को बनाना है आगरा में ताजमहल है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो फिर एक चीज़ वही आपको समझने वाली है कि समझना क्या है कि जिन भी वाक्यों पे
किसी भी चीज़ के कहीं पे होने ना होने की बात करते हैं वहाँ पे हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे किसकी बात की गई है पहले तो आपको ये समझना होगा। तो यहाँ पे हमने बात की है ताजमहल की। किसकी बात की है? ताजमहल की। और कहाँ है? आगरा में है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बनाना है ताजमहल है, सिर्फ इतना आपको बना देना है यहाँ से। तो ये बन जाएगा देयर इज ताज। हमने करना क्या है, जिस भी चीज़ को हमें बनाना होता है, जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं पहले हम वही लिख देते हैं। तो हमें यहाँ से क्या करना है, ताजमहल है, पहले सिर्फ इतना बना देंगे। तो ये बन जाएगा देयर इज ताज। आप इसको महल कह सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में लोग ताज भी बोल देते हैं। कहाँ है? इन आगरा। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से किसी भी एक चीज़ के कहीं पे होने ना होने की बात करनी है तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए देयर का इस्तेमाल कर देना है। फ़र्क नहीं पड़ता वो प्रेजेंट में है, फ़र्क नहीं पड़ता वो पास्ट में है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी भी चीज़ के कहीं पे होने ना होने की बात करते हैं तो हम ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए देयर का इस्तेमाल करते हैं। और जिस भी चीज़ की बात की जा रही है उसको हम देयर के साथ ऐड कर देते हैं। अगर वो चीज़ सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी चीज़ है देयर के साथ इज आएगा। अगर वो चीज़ प्लूरल है तो देयर के साथ आर आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ। मैदान में 15 खिलाड़ी थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैदान में 15 खिलाड़ी थे। अब हमें इस सेंटेंस को बनाना है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है कि इसमें किसकी बात की गई है, खिलाड़ियों की या मैदान की। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लिखा हुआ है मैदान में 15 खिलाड़ी है, तो यहाँ पे 15 खिलाड़ियों की बात की गई है और वो कहाँ है? मैदान में है। तो सबसे पहले आपको बात करनी है 15 खिलाड़ियों की और इनको आपको बनाना है देयर के साथ। तो कैसे बनाएंगे हम ऐसे वाक्यों को? तो सबसे पहले आपको बनाना है 15 खिलाड़ी थे। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा 15 खिलाड़ी थे देयर। और आप ध्यान रखिए चूंकि थे है तो वाज वर का इस्तेमाल होगा, चूंकि 15 है तो यहाँ पे हम लोग वर का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा देयर वर। और फिर 15 के लिए हम लोग यहाँ पे 15 का इस्तेमाल करेंगे। और प्लेयर्स, ये आपका बन गया 15 खिलाड़ी थे। कहाँ थे? मैदान में, इन ग्राउंड। तो ये आपका सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। मैदान में 15 खिलाड़ी थे, तो ये सेंटेंस आपका बन गया देयर वर 15 प्लेयर्स। कहाँ? इन ग्राउंड। इस तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के कहीं पे होने या ना होने की बात करेंगे वहाँ पे आपको देयर का इस्तेमाल करना है एज ए सब्जेक्ट। जैसे कुछ और सेंटेंसेस अगर मैं ओरली आपको बता दूं तो मुझे बोलना है कि आसमान में तारे हैं, तो हम लोग बनाते हैं देयर आर स्टार्स इन द स्काई। हमें बनाना होता है पहले तारे हैं, देयर आर स्टार्स, कहाँ? इन स्काई। इंडिया के बारे में कुछ भी बोलना है, मान लीजिए मुझे बोलना है कि भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो पहले आपको बनाना है नदियाँ हैं, देयर आर रिवर्स। बहुत सारी, तो देयर आर मैनी रिवर्स। कहाँ है? भारत में, इन इंडिया। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। ऐसे आपको बनाना है कि भारत में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हो जाएगा देयर आर अ लॉट ऑफ या देयर आर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कहाँ? इन इंडिया। ऐसे आपको बनाना है कि भारत में लाल किला है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली में लाल किला है। सेंटेंस क्या आपका बन जाएगा? सेंटेंस बनेगा देयर इज रेड फोर्ट। क्या है? लाल किला है, देयर इज रेड फोर्ट। कहाँ है? इन दिल्ली, तो देयर इज रेड फोर्ट इन दिल्ली। ऐसे आपको बताना है कि मेरे गाँव में अस्पताल नहीं है, तो बनाइए अस्पताल नहीं है, देयर इज नो। ध्यान रखिए देयर इज या देयर इज नो, तो चूंकि नहीं है तो ये बन जाएगा आपका देयर इज नो क्या? हॉस्पिटल इन माय विलेज। अब मुझे ये भी बोलना है कि अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो डॉक्टर इन हॉस्पिटल। किसी भी चीज़ के कहीं पे होने ना होने की आप बात करते हैं तो आप देयर का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये भी बताना है कि मेरे घर में 4 लोग हैं, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। ये तो हो गई बात कि अगर आपको देयर का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। चूंकि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, तो जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको अपनी डेली लाइफ से हमें कनेक्ट भी करना है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, तो आपको बस इतना करना है कि आप अपने आप से 10-12 सेंटेंसेस लिख सकते हैं
किसी भी एरिया के बारे में जहाँ पे आप रहते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, देयर का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने डेली लाइफ में इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग आप ये कर सकते हैं, आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं, जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कोशिश करें कि देयर की सहायता से आप डिफाइन करने की कोशिश करें कि आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सपोज मेरे केस में मैं इंडिया के बारे में यहाँ पे कुछ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम कर देता हूँ माई कंट्री। यहाँ से मैं टॉपिक का नाम कर देता हूँ माई कंट्री, और मैं अपने देश यानी इंडिया के बारे में यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और कर देता हूँ बड़ा, कलर कर देता हूँ यहाँ से मैं रेड, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा टॉपिक। और अब हमें मेनली करना क्या है, हमें इंडिया के बारे में 10-12 लाइनें लिखनी है। तो आप भी ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं आप उसके बारे में लिखिए। तो अब मैं लिखना शुरू करूँगा, तो मैं लिखूँगा इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिकल कंट्री। सबसे पहला सेंटेंस होगा हमारा इंडिया इज़ डेमोक्रेटिकल कंट्री। ये हमारा सबसे पहला सेंटेंस हो जाएगा, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिकल कंट्री। अब हमें करना क्या है, ये हो गया पहला सेंटेंस। अब इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस बनाते चले जाना है। तो यहाँ से हम फिर से एंटर प्रेस कर देते हैं और अगला सेंटेंस लिख देते हैं। अगला सेंटेंस हो जाएगा देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। ये आपका अगला सेंटेंस हो गया। ऐसे फिर से एंटर प्रेस कर दीजिए, आप इसके बारे में लिख सकते हैं देयर आर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ये भी आपका एक अगला सेंटेंस हो जाएगा। मान लीजिए मैं फुल स्टॉप यहाँ पे अगर नहीं भी मारता हूँ तो आप इसको समझ लीजिए फुल स्टॉप रहेगा। अगला सेंटेंस में लिख देता हूँ देयर इज ताजमहल इन इंडिया। फिर से एंटर प्रेस कर लीजिए देयर आर मैनी बिग mountains like Himalaya in India। ये हो गया आपका। ऐसे कुछ और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जैसे देयर आर मैनी एयरपोर्ट इन इंडिया। देयर आर मैनी cricket stadiums in India। There are many famous tourist places in India। तो इस तरीके से आप जो भी चाहें, आप अपने जिस भी जगह पे आप रहते हैं आप वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, आप जिस भी जगह पे रहते हैं उसके बारे में आपको कम से कम 10 से 15 लाइनें लिखनी है, और आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है, ताकि जब भी आपको कभी किसी जगह के बारे में बोलना पड़ जाए तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं रैंडमली कि ग्लास में पानी नहीं है, तो ये भी देयर से बनता है पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन ग्लास। ऐसे मुझे सेंटेंस बोलना पड़ जाता है कभी कभार कि मेरा घर तालाब के बगल में है, तो हम लोग बनाते हैं मेरा घर है, देयर इज़ माई हाउस। कहाँ है, तालाब के बगल में, नेक्स्ट टू पॉन्ड, या फिर आप इसे बिसाइड्स पॉन्ड भी कह सकते हैं। मेरा घर उसके घर के सामने है, तो हम बनाते हैं मेरा घर है, देयर इज़ माई हाउस, उसके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। इस तरीके से आप और भी डेली लाइफ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई चीज़ बोलनी हो जाती है कि आप किसी की चीज़ के कहीं पे होने ना होने की बात करेंगे, तो वहाँ पे आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब जाते जाते मैं आपको कुछ डायमंड टर्म्स दिए जा रहा हूँ। ये डायमंड टर्म्स आपकी इंग्लिश को थोड़ा स्मार्ट बना देंगे। तो यहाँ पे मैं उन डायमंड टर्म्स को लिख लेता हूँ। तो डेली बेसिस पे आप इन डायमंड टर्म्स को नोट करते जाइए। ये डायमंड टर्म्स कह सकते हैं छोटे छोटे वर्ड्स का एक कलेक्शन होगा जिनका हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलते समय। जैसे यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ है CU, इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको इसकी हिंदी बता दूंगा। तो यहाँ पे अगला है CU TOMORROW। इसके बाद अगला हो जाएगा आपका थैंक्स, थैंक यू, you are
वेलकम, इट्स माई प्लीजर, प्लीजर इज माइन। तो यहाँ पे कुछ डायमंड टर्म्स आप कह सकते हैं, ये आपकी हिंदी को थोड़ा स्मार्ट बना देंगे। हिंदी में आप बात करते समय इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको सभी की हिंदी बता देता हूं, तो इनको लिख लीजिए आप। सी यू का मतलब होता है फिर मिलेंगे। जब भी आप किसी से बिछड़ रहे हो और बिछड़ते समय तो आपको उसको बोल देना है कि भाई फिर मिलेंगे, तो हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं सी यू। ऐसे अगर हमें किसी से बोलना होता है कि कल मिलेंगे, तो इस इंग्लिश में हमें बोलना होता है तो हम लोग बोलते थे सी यू टुमारो। ऐसे अगर आपको किसी से बोलना है कि हम दुकान में मिलेंगे, तो हम बोलते हैं सी यू इन शॉप। बाजार में मिलेंगे तो हम लोग बोलते हैं सी यू इन मार्केट। ऐसे मुझे बोलना है कि हम खाने की टेबल मिलेंगे, तो हम लोग बोल देते हैं सी यू इन डाइनिंग टेबल। इसके अलावा अगर आपको बोलना है कि हम कोचिंग क्लासेस में मिलेंगे, तो सी यू इन कोचिंग क्लासेस। ऐसे आप नीचे देखेंगे थैंक्स, जेन्युइन बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड है थैंक्स और थैंक यू। अगर आप आपको किसी से बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? अगर कभी भी आपको धन्यवाद करना है अपने से सीनियर को, तो हम लोग उसके स्थान पर यूज़ करते हैं थैंक यू। और अगर हमारा कोई कलीग है, हमसे कोई उम्र में छोटा है, उसको अगर हमें धन्यवाद कहना होता है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक्स। थोड़ा थैंक्स इनफॉर्मल वर्ड है, थैंक यू एक फॉर्मल वर्ड है। अब हमसे किसी ने बोला थैंक्स, तो हमें उसे जवाब देना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे उम्र में कोई छोटा है, उसने हमसे थैंक्स बोला, तो हमें बोलना होता है यू आर वेलकम, यानी आपका हमेशा स्वागत है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो मुझसे धन्यवाद बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा दोबारा काम फिर पड़े तो आप मेरे पास आ जाइए, हमेशा ऐसा काम में की सहायता करने में मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। और अगर हमसे कोई बड़ा है, वो हमें थैंक्स बोलता है, कई बार क्या हो जाता है कि हम अपने से बड़ों की हेल्प करते हैं और वो भी हमें थैंक्स बोलते हैं, तो अपने से बड़ों के लिए हम लोग यू आर वेलकम का इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसके स्थान पर हम लोग बोल देते हैं इट्स माई प्लीजर या प्लीजर इज माइन, क्योंकि इनका मतलब हो जाता है कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके काम आया। तो आप ये भी कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, यानी ये मेरी खुशनसीबी है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्लेजर इज माइन। अब काफ़ी हद तक कुछ लोग एनी टाइम का भी इस्तेमाल करते हैं। एनी टाइम, यानी किसी ने मुझसे बोला थैंक्स, तो मैंने बोला एनी टाइम यार। एनी टाइम का मतलब होता है कभी भी। तो ये आप कुल मिलाकर यू आर वेलकम से रिलेट कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को भी सीखेंगे कि अगर हम उन्हें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलते समय, तो हमें उनसे क्या बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रेगुलरली इंग्लिश की वीडियोस, वोकेशनल कोर्सेज जैसे अकाउंटिंग और भी कई सारे एजुकेशनल कोर्सेज हैं जिनके वीडियोस आपको मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।